IMSH मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। इसको आज एक्सप्लेन करूंगा। ये एनी फ्रैंक खुद इस चैप्टर की राइटर हैं, ऑथर हैं। इनकी जब आप उम्र देखेंगे, आयु देखेंगे, तो आप चौंक जाएंगे कि ये इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी बात, एक कैसे राइटर बन गई। इनका जन्म, इनका बर्थ 12 जून 1929 को हुआ, फरवरी या मार्च के में। 12 जून को उनका 1929 में, 12 जून 1929 में उनका जन्म हुआ था और 1945 में फरवरी या मार्च के महीने में उनका निधन हो गया। ये छोटी सी आयु में उन्होंने कैसे वो राइटर बन गई, इसके बारे में आपको यहाँ पर इस चैप्टर में उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। जाहिर सी बात है कि जो मरने की डेट है वो बाद में लिखी गई है, लेकिन ये जो आयु थी उनकी, उस आयु के अंतर्गत इसमें बात बताई गई है कि ये इतनी छोटी सी कम आयु में उन्होंने क्या लिखा। देखिए, इनका बैकग्राउंड ये है कि वो जर्मन की रहने वाली थी और उनका धर्म था ज्यू, यानी वो यहूदी थी। यहूदी धर्म में वो विश्वास करती थी। और जब ये द 12 years old Jewish girl wrote the diary of the Annie Frank, जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। देखिए, ये डायरी होती क्या है कि कुछ लोगों की हॉबी होती है अलग अलग। किसी की प्रिंटिंग होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, किसी की स्टोरी राइटिंग होती है। इनकी जो थी आपके वो डायरी थी, तो डायरी लिखना शुरू किया था उन्होंने 12 साल की आयु में। उस समय नाज़ी जो शासक थे, जो हिटलर की पार्टी थी नाज़ी, उसका जर्मन पर शासन था। और सेकंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, उस समय की ये घटना है कि वो 2 साल आफ्टर 2 years इन द हीडिंग, द ग्रुप वाज बेटवियर्ड एंड द ट्रांसपोर्ट टू ए कंसल्टेशन कैम्प इन द बेरग्रीन, वेयर द एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट, यानी कम से कम उस समय वो 2 साल तक छिपी रहीं। और फिर उसके बाद उनका निधन हो गया। ये उनका बैकग्राउंड है। अब मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करता हूँ। राइटिंग ए डायरी इन द रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I were never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the music of the 13 years old school girl. Oh, when it does not matter, I feel like the writing, and I have no even greater and need to get all kinds of things off my chest. उन्होंने कहा कि जो राइटिंग लिखने का जो उनका अनुभव था वो अजनबी था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि कोई इनके परिवार से राइटर हो, लेखक हो, ऐसा कुछ नहीं था। आई नेवर रिटन, उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं थी, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि जिससे उनको लिखना शुरू हुआ। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days
when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was. Brooding, yes, paper does not have more patience, and since I am not planning to let any more, one else read this stiff backed notebook greatly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bite of difference. देखिए, इसमें पैराग्राफ में बताया गया कि उन्होंने जो महसूस किया कि जो राइटिंग होती है, जो लिखने की शक्ति होती है, आप उस पेपर में कागज़ पर लिखते जाइए। कभी कागज़ आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ। आप किसी इंसान से बात कीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपनी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए किसी टॉपिक पर। एक समय आएगा कि बस थक गया हूँ, बाद में सुनूंगा। ये इंसान का नेचर होता है किसी चीज़ को। लेकिन जो लेखक होता है, उन्होंने ये बात कही, वो जब लिखता है तो पेपर तो कभी ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, पेन कभी नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, बल्कि जो इंसान के सीने के अंदर मौजूद होता है वो सब कुछ पेपर में उगल देता है। आप किसी से अपनी बात कहिए तो कहेगा बस बहुत हो गया, कुछ और सुनाओ, दूसरी बातें कहो, या कल सुनेंगे। लेकिन पेपर कभी ऐसा नहीं करता है। कागज़ पे आप लिखते जाइए, पेपर भरता जाएगा, जितनी बातें आपके सीने में हैं वो सब आप निकलते जाएंगे। तो एनी फ्रैंक ने यह महसूस किया और लोगों को अपने इस चैप्टर के माध्यम से बताया कि अगर आपका जो सच्चा दोस्त है वो है आपकी बुक। ये बुक, ये आपकी सच्ची दोस्त है, ये रियल फ्रेंड है। जब चाहे आप उसे पढ़ें, जो कुछ लिखना चाहे वो आपका पेन आपका दोस्त है, कागज़ आपका दोस्त है। ये कोई समय नहीं मांगेगा, जितनी देर तक आप उससे बातें करना चाहें वो आपसे बातें करेगा, जितनी देर तक आप लिखना चाहें वो कभी मना नहीं करेगा। उन्होंने कहा ये रियल फ्रेंड है। If probably would not make bite of the difference. Now I am back to the point that prompted to me keep to a diary in the first place. I do not have a friend. उन्होंने कहा कि मेरे वो दोस्त तो हैं, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं, दोस्त हैं, लेकिन मेरा ये दोस्त जो बुक है ऐसा दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have a loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. We do not seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it is my fault that we do not confide to each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not able to change. This is why I have not started the diary. यहाँ पर एनी फ्रैंक कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरे चाहने वाले नहीं हैं, मेरे माँ बाप नहीं है, सब हैं। Since no one will believe that the 13-year-old is completely alone in the world, वो कहती है कि मैं पूरी तरह से
संसार में अकेली हूँ। कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, ये एक सेंटेंस है, लाइन है। 30 ईयर्स ओल्ड एक लड़की कह रही है कि कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, पूर्ण रूप से वो संसार में अकेले है। अब आप कहेंगे ये अकेले है, और फिर एक तरफ ये कह रही है कि एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स। फिर दूसरी लाइन में ऐसा नहीं है, मैं उस सेंस में आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माँ बाप हैं, 16 साल की बहन है, 30 लोग हैं जो मैं उन्हें दोस्त कह सकती हूँ। फिर एक अच्छा घर है, आंटी हैं, आंट हैं, अच्छा वातावरण है, फिर भी वो कह रही है कि मैं अकेली हूँ। इस लाइन में 2 बातें आप समझेंगे कि जो इंसान है, वो चलता फिरता जो इंसान है, मनुष्य है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। वो कुछ देर तक कोई बात कुछ देर तक सुनता है, फिर वो चेंजिंग चाहता है, फिर दूसरी बातें करता है, फिर दूसरी बातें करता है। इस सेंस में वो कह रही हैं कि अगर जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे मन में है, जो मेरे विचारों में है, जो मेरे आइडियाज़ में है, जो मेरे सीने में है, मेरे दिल में जो छुपा हुआ है, अगर मैं उस बात को किसी पे एक्सप्लेन करूं, वो इंसान चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, वो इतनी देर तक नहीं सुन सकता जितना मैं उसे सुना सकती हूँ। वो एक समय तक रोक देगा। लेकिन एनी कह रही कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं संसार में अकेली हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त रियल है तो वो बुक है, कॉपी है, नोटबुक है, पेंसिल है, पेन है। उससे मैं जितनी बातें करूं, जितनी देर तक बातें करूं, चाहे घंटे तक बात करूं, चाहे दिन तक बात करूं, वो कभी नहीं कह सकता कि मैं अब नहीं, मुझे धैर्य नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूं, नथिंग। उस सेंस में ये कह रही है कि मैं संसार में अकेली हूँ। कि जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरे विचार हैं, अगर मैं अपने विचारों को किसी से एक्सप्लेन करूं तो थोड़ी देर तक सुनेगा, कुछ घंटे तक सुनेगा और फिर कह देगा, रोक देगा। तो इसका मतलब कि वो मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो फिर वो मेरा कंप्लीटली फ्रेंड कैसे होगा। इस बात को उन्होंने कही कि दोस्त अगर पूरी तरह से है तो वो उसका बुक है। ये एक मैसेज है उन दोस्तों को, इन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अपनी पुस्तकों को रखते हैं लेकिन वो किताबें खोलते नहीं हैं। वो ख़रीदते हैं, महंगी महंगी पुस्तकें ख़रीदते हैं, लेकिन वो सजा देते हैं अपने अलमारियों में, अपने बैग्स में कवर चढ़ा देते हैं, लेकिन उस कवर के अंदर जो किताबें हैं, मैसेज हैं, उसको कभी वो स्टडी नहीं करते हैं, उससे बल्कि भागते हैं। तो फिर वो आपका दोस्त कैसे बनेगा, जबकि वही ऐसा दोस्त है जो आपके कैरियर को, आपके भविष्य को बना सकता है, उससे दोस्ती करें। लेकिन वो दो स्टूडेंट जो उस पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं और चाहते हैं कि हम खूब अच्छा भविष्य बन जाए, ये कैसे हो सकता है? जो आपका दोस्त हमेशा तैयार है आपसे बात करने के लिए, आप उससे बात करना नहीं चाहते। तो इस पैराग्राफ में ये मैसेज है कि आप सबसे बात करें, सबको दोस्त बनाएं, लेकिन अगर आप रियल फ्रेंड चाहते हैं तो आपको अपनी बुक से दोस्ती करनी पड़ेगी, नोटबुक से दोस्ती करनी पड़ेगी। जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपके विचार हैं, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में स्टूडेंट बैठता है, 3 घंटा, 3.25 घंटा पेपर देता है। बताइए उस वक्त कौन उसका साथी होता है? उसके पेरेंट्स के पास नहीं होते हैं, उसके टीचर उसके पास नहीं होते हैं, उसके फ्रेंड उसके पास नहीं होते हैं, उसके शुभचिंतक उसके पास नहीं होते हैं। वो सिर्फ सामना करता है और जो उसके सीने में होता है, जो उसके दिलों में होता है, मन मस्तिष्क में होता है, वो 3.25 घंटा पूरा छाप देता है जो उसने पढ़ा। और जब पढ़ लिख देता है, जितना अच्छा लिखता है उतना ही वो अच्छा नंबर पाता है। कोई टॉप करता है,
कोई फर्स्ट रैंक आता है। ये कहाँ से आता है? उसके विचार थे, उसने अपने दोस्त बनाया पुस्तक को, और फिर वो एग्ज़ाम में 3.25 घंटा उसने अपनी बात अपनी कॉपी से शेयर किया, अपनी बुक के द्वारा शेयर किया, और लिखता गया 3.25 घंटा। 1 सेकंड भी उसने छोड़ा नहीं अपने साथ। तो बताइए उसका अच्छा दोस्त है कि नहीं, रियल फ्रेंड हुआ कि नहीं? यही बात यहाँ पर उन्होंने मैसेज बताई है। आगे देखिए, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन एनी इमेजिनेशन, I do not want to jot down to the facts in this diary that the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. और उन्होंने अपनी डायरी को अपना दोस्त कहा और इसका नाम रखा किटी। आगे देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वेयर टू प्ले राइट इन, आई डू बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। यानी डायरी जब कोई पढ़ेगा उसमें कुछ बातें शेयर की जाती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं उसे आप डिसलाइक करते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं। ये डायरी इसमें होती है। ये डायरी के लिखने वाले शौकीन जो होते हैं वो इसके बारे में लिख, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे पिता बहुत ही एडोरेबल फादर थे, बहुत ही वादा करने वाले, और उन्होंने ये कहा था कि डिड नॉट, जब तक मेरी उम्र 36 साल नहीं हो जाएगी और तुम्हारी उम्र 25 तक की, तब तक शादी नहीं करूँगा। ये उन्होंने कहा। मेरे फादर एडोरेबल फादर थे, वादा करने वाले। My sister Margaret was born in Frankfurt in the Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. और इनकी बहन जो उनसे बड़ी थी 1926 में पैदा हुई थी और इनका जन्म 1929 में। I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. और 1933 में मेरे पिताजी माइग्रेट कर गए आपके हॉलैंड 1933 में, और माई मदर एडिथ हैलेंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी मम्मी भी सितंबर के महीने में उनके साथ चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वेयर सेंट टू अगेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और हम और मेरी बड़ी बहन अपनी दादी के साथ रह गई यहीं पर फ्रैंकफर्ट। While Margaret I were sent to, and Margaret went to Holland in December, and I followed in February when I was planked down on the table as a birthday present for Margaret. और फिर दिसंबर के महीने में मेरी बड़ी बहन भी चली गई अपने मम्मी पापा के पास। अब मैं अकेले बची और मैं भी चली गई। उस समय जब मैं पहुंची थी तो मेरी बड़ी बहन का बर्थडे था, तो मुझे बर्थडे केक के रूप में मुझे पेश कर दिया गया था। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. और उस समय जब मैं पहुंची तो मेरी बड़ी बहन का बर्थडे था, तो मुझे ही एक तरह से प्रेजेंट किया गया बर्थडे के रूप में, बर्थडे तोहफा के रूप में मुझे दिया। ये उन्होंने बात बताई। आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी। अब आप देखिए उनका बैकग्राउंड, जहाँ से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की और कौन ऐसी घटना थी जिन्होंने उस घटना से, उस वाक़े से, उस हैपेंड से उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर ये बता रही हैं, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। I stayed there until I was 6. इनकी प्रारंभिक शिक्षा
मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल में हुई और वो उस समय 6 साल की थी. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस Cyprius, the headmistress. I, and end of the year, we both in the tears as we sent to heartbreaking farewell. और जब मैंने वहाँ तक अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट की, तो जब मेरा फेयरवेल हो रहा था तो मेरी जो टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस और टीचर, उन्होंने मुझे फेयरवेल विदाई हार्ट ब्रेकिंग के रूप में किया. यानी बहुत ही इमोशनल भावनाओं से जुड़ी हुए थे. और जब मेरी विदाई हो रही थी तो लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे, टीचरों में भी, मेरे भी. यानी कहने का मतलब यहाँ उन्होंने मैसेज दिया है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए कि अगर टीचर को समझाए तो स्टूडेंट को समझना चाहिए, उसकी बात को फॉलो करना चाहिए. और वो पढ़ के निकले तो एहसास हो कि हाँ, कोई स्टूडेंट था जो पढ़ने वाला था, और स्टूडेंट को भी एहसास हो कि कोई ऐसा टीचर था जो पढ़ाने वाला था. आगे देखिए इसमें, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन. उन्होंने एक घटना है कि जब मेरा बर्थडे होने वाला था, जन्मदिन आने वाला था, तो मेरी दादी जी बीमार पड़ गई 1941 में, और मेरा बर्थडे जो है छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ, बस उसमें समाप्त हो गया. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी माँ, दादी माँ का निधन हो गया 1942 में. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. उन्होंने कोई नहीं जानता था हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में क्या सोचती थी, एंड स्टिल लव हर, ऐसा प्यार महसूस करती थी. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वाज इंटेंड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लाइट अलॉन्ग विद द रेस्ट. और मेरी ग्रैंड माँ की कैंडल, और जब दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 was intended to make up the or other, a grandma candle was light along with the rest. अब मैं जब मिला है तो वो ग्रैंडमा नहीं थी. यहाँ पर उन्होंने रिलेशन के बारे में बताया कि जो दादी होती हैं, दादा होते हैं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर होते हैं, वो एक कैसा एक लव होता है. और वो जब चले जाते हैं दुनिया से इंसान को, तब एहसास होता है कि अरे एक रिक्त थी, कोई जगह थी, वो खाली हो गई. इस चीज़ को एनी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. अभी तक इस पैराग्राफ में आपको ये नहीं मालूम हो यहाँ से कैसे इनका जुड़ा हुआ. अब देखिए आगे वो बता रही हैं, द 4 of us are still, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn deduction of my diary. ये वो दिन था 20 जून 1942 को, जब मैंने डिडक्शन ऑफ माई डायरी के बारे में लिखा. Dearest Kitty, our entire class in quaking in the boots. The reason of the course is the forthcoming meeting in which the teachers decide to who will move up to the next form and who will be kept back. यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो रिज़ल्ट निकलता है, जब साल भर की पढ़ाई होती है और फाइनल रिज़ल्ट आता है, उस समय स्टूडेंट की क्या सिचुएशन होती है. और उस समय जो जर्मन में सिचुएशन थी, क्लास में रिज़ल्ट बताया जाता था, स्टूडेंट को बैठा दिया जाता था और फाइनल रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट किया जाता था. उतने बीच में जो घंटे होते थे, मिनट्स होते थे, वो स्टूडेंट के लिए बड़ा भारी होता था कि टीचर आएंगे क्लास में और अनाउंसमेंट शुरू करेंगे, किसको कहते हैं वो पास हो गया, किसको कहते हैं
फेल हो गया, एक दूसरे के स्टूडेंट कहते हैं नहीं तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, वो कहता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, यानी एक दूसरे को ये आशा देते हैं कि तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। यही बात यहाँ पर उन्होंने कही। इट्स द फॉर कमिंग एंड द विच who will keep back half the class in the making bits। आधा क्लास शर्त लगा रहा था। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques। उनकी जियन और मैं हंस रही थी, ourselves खुद से, silly बेवकूफ़ी वाली, एट द टू बॉयज दो लड़कों पर, बिहाइंड अस जो हमारे पीछे थे, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bed from morning to night। It is you are going to pass। No I am not। Yes you are। वो कह रहे थे यानी तुम पास हो जाओगी, तो मैं कह रही थी नहीं नहीं मैं नहीं, तुम पास हो जाओगे। I am not। You are। No I am not। Even G.S. pleading glances and my angry outbursts cannot calm them down। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredicated creatures on earth। उन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि ये इंसान जो होता है, टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिकेटेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। उन्होंने टीचर के बारे में एक बात कही कि जो अध्यापक होते हैं वो कौन सी भविष्यवाणी कर दें किसी को मालूम नहीं रहता। टीचर जब अनाउंसमेंट करता है रिज़ल्ट का, प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है, नहीं मालूम किसको फेल करता है किसको पास। ये स्टूडेंट की इमेजिनेशन होती है, ये उसकी इमेज होती है कि अरे टीचर के हाथ में, वरना ऐसी बात नहीं है। आप जो लिखेंगे वो टीचर देगा, जो लिखेंगे वो टीचर देगा, लेकिन स्टूडेंट ये सोचता है कि टीचर के हाथ में होता है कि फेल करता है कि पास। यहाँ पर उन्होंने बात बताई, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स। यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपनी थिंकिंग शेयर किया है लोगों के साथ कि किसी न किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और उसी वीक से वो डरता है कहीं फेल ना हो जाए। इन्हीं में से एनी का एक वीक सब्जेक्ट था, वो मैथ था। वो डरती थी कि अगर फेल होंगी तो मैथ में फेल हो जाऊंगा, मैथ में फेल हो जाऊंगी तो फेल हो जाऊंगी। इसी बात से वो डरती थी कि मैथ उनका कमज़ोर था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट until then we keep telling each other not to be lost heart। और हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे not to be lost heart, कि कोई लॉस ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए शेयर कर रहे थे। लेकिन धड़कन बनी हुई थी कि क्या होगा, फेल होंगे कि पास। I get along the pretty well with my teachers। These are 9 of them, 7 men and 2 women। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये फीलिंग बताई कि स्टूडेंट की कि जब रिज़ल्ट निकलता है तो क्या होता है, चाहे वो कहीं का स्टूडेंट हो, भारत का हो, विदेशी का हो, यूरोप का हो, जर्मन का हो, हर स्टूडेंट की एक वही सिम्टम होते हैं, घबराहट, अपनी से ज़्यादा दूसरों की, कि नहीं वो पास हो जाएगा, हमारा कमज़ोर है, हमारा पेपर ख़राब हुआ है, हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ है, वो पास हो जाएगा। अपने को कहता नहीं मैं फ़ेल हो जाऊंगा, ये इंसान की फीलिंग होती है। और दूसरा भी कहता नहीं नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे। और जो सब्जेक्ट कमज़ोर होता है वो इसी पर वो डरता है कि कहीं इसमें कम नंबर आ जाए।
इस बात को यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, आई गेट along the pretty well with my teachers, all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. उन्होंने बताया कि मेरे स्कूल में 9 टीचर्स थे, जिनमें 7 मेन थे और 2 वुमेन थे। मिस्टर कैसिंग KSING, द ओल्ड फ्रॉजी हु टीच मैथ। मिस्टर कैसिंग जो है वो मैथ पढ़ाते थे और मेरा सब्जेक्ट था कमज़ोर, मैथ सब्जेक्ट कमज़ोर था। Was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. अब इन्होंने बताया कि जहाँ से उनका लिखने की शुरुआत हुई, कौन सी घटना हुई जिससे उनको लिखने की आदत पड़ी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरे मैथ के टीचर थे कैसिंग, और जो कि मुझे मैथ आती नहीं थी, इसलिए उनके क्लास में मैं बातें करती थी, टॉकिंग किया करती थी अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से। वो अक्सर मुझे देखा करते थे और वार्निंग करते थे कि ये बात क्यों कर रही हो, चुप रहो। लेकिन चूंकि मुझे सब्जेक्ट वो वीक था, इंटरेस्ट नहीं था, समझ में नहीं आता था, इसलिए उस समय उस पीरियड में मैं खूब बातें करती और मुझे अक्सर वॉर किया जाता। एक दिन उन्होंने मुझे सज़ा दी, पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट ये था कि कोई स्टिक से नहीं, आउट ऑफ क्लास नहीं, रेस्ट्रिकेट नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम एक एस्से लिख के ले आना जिसका नाम होगा चैटर बॉक्स, बातूनी लड़की, बात करने वाला, चैटर बॉक्स। बॉक्स मैंने डब्बा होता है, चैट मैंने बात करने वाला, बात करने वाला डब्बा कह सकते हैं, जिसके बाद बहुत हो बात करने का, उस पर तुम निबंध लिख के लाना। ये उनकी सजा थी। किसके लिए? एनी के लिए। What can you write about that? I had worry about that. The later I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. और जाहिर बात है कि उस समय ये रूल था, टीचर कुछ जो कह देता था उसको माना जाता था। अब जब उन्होंने ये कह दिया तो उस एनी के लिए बड़ी मुश्किल था कि अरे मैं क्या लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगी चैटर बॉक्स पर। और जब वो स्कूल से वापस आई घर उस शाम, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जो मेरा होमवर्क बचा था मैंने उसे पहले कंप्लीट किया। अब जो टास्क था, सबसे बड़ा टास्क था, वो ऐसे लिखना था चैटर बॉक्स पर। द नोट दैट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, और वो इससे बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल द च्यूइंग द टिप ऑफ द माई फाउंटेन पेन, और बार बार मैं सोच रही थी उस सब्जेक्ट के बारे में, और द टिप ऑफ द माई फाउंटेन पेन, और फाउंटेन पेन की जो टिप थी मेरे मुंह में चली जाती थी सोचते सोचते। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव big space between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and thought. Suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me, and I was satisfied. I argued that talking is a student trait and that I would do my best to keep it under the control. और मैंने किसी तरह से लिखा तो 3 पेज मेरा वो तैयार हो गया। जब मैं उसको लेके गई तो टीचर ने देखा
और कहा कि और लिखो. But that I would not never be able to cure himself of the habit, since my mother talked as much as I did not more, and there is not much you can do about inherited traits. Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to stalk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. और फिर उन्होंने देखा और वो हंसे. फिर उन्होंने कहा दूसरा ऐसे दिया. This time it was supposed to be on the an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox यानी असुधार यानी इनकरेक्टेबल चैटरबॉक्स यानी असुधार वाला आसुधार धार यानी वो चीज़ें जिसमें सुधार ना किया जाए, उस पर तुम लिख के लाना. Second, in an incredible chatterbox I had it in the 9 minutes. Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank was punishment for talking in class. Write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. और इस तरह से ये उन्होंने मुझे 3 essay दिया और मैंने लिखा. अब इनकी इस पनिशमेंट से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे लिखना आ गया, मुझे लिखने में इंटरेस्ट आ गया. कहते हैं ना कि टीचर की कभी कभी डांट किसी इंसान के लिए कितनी बड़ा एक गिफ्ट बन जाता है, एक बहुत बड़ा तोहफा मिल जाता है. देखने में वो सज़ा थी, लेकिन जब इंसान उस पर लिखना शुरू किया तो टीचर को भी शायद नहीं मालूम था कि शायद वो इतनी बड़ी राइटर बन जाएगी. ख़ुद एनी को भी ये नहीं मालूम था कि वो इतनी बड़ी राइटर बन जाएंगी. द क्लास रोड. I had to laugh through. I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of the chatterbox. It was time to come up with something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me to write the essay from the beginning to the end in the verse, and I jumped to joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिस्टर केसिंग ने जो मुझसे जोक किया था, मजाक किया था, वो कितना बड़ा जोक हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father son with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Lucky. Mr. Kissing took the joke with the right away. He read the poem in the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. यहाँ पर उन्होंने बताया कि my friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to the end in the verse, and the jump for joy. कि मुझे मदद करो मिस्टर केसिंग. तो उसने लिखा I finished my poem. मैंने कविता लिखी. उस कविता का में बात ये थी कि एक कविता बहुत खूबसूरत थी. उसमें यह था कि एक डक थी, मदर डक, और एक फादर सॉन था. 3 बेबी थी, उनके 3 बच्चे थे. who were beaten to death by father because they quacked too much. और जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी, मदर डक की डेथ हो गई थी, तब 3 बच्चों को उसका पिता मारता था. who were beaten to death by the father because they quacked too much. बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे. Luckily Mr. Kissing took the joke the right way.
ही रीड द पोएम टू द क्लास। जब मैंने ये पोएम उनको लिख के दिखाई तो उन्होंने उसे पढ़ा और कहा कि ये बहुत द जोक द राइट वे, ये जो मैंने तुमसे जोक किया था ये तुम्हारे लिए राइट निकला, सही निकला, तुम्हें ऐसे भी लिखना आ गया और तुम अब कविता भी लिख रही हो। और वो इतने इम्प्रेसिव हुए हैं कि उन्होंने उस कविता को क्लास में पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने इस पर कमेंट किया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने बहुत सी क्लासेस में जाके पोएम बताई। और फिर आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन्ड बाय दिस। और उन्होंने कहा कि तुम बातें कर सकती हो बगैर किसी पनिशमेंट के, अब मैं कोई तुम्हें अलग से कोई होमवर्क नहीं दूंगा, कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा। ऑन द कंट्रारी मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। उन दिनों मुझसे मजाक करते थे। कहने का मतलब यहाँ पर है कि मिस्टर एनी ने जो लिखना शुरू किया वो टीचर की एक डांट से, एक सज़ा से, उस सज़ा को स्टूडेंट एनी ने लिया और एक बड़ी राइटर बन गई। यानी ये चैप्टर स्टूडेंट को अगर मैसेज ये क्या दे रहा है, अगर स्टूडेंट इस बात को फॉलो करेगा, अगर टीचर किसी बात को, किसी स्टूडेंट को डांट रहा है, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा है, कुछ कड़वी बातें कह रहा है, अगर इस बात को वो फॉलो कर ले तो शायद उसके किस्मत का तारा बुलंद हो जाए, उसकी चमक, उसकी सितारे, हाँ, उसकी किस्मत बदल जाए और वो क्या से क्या हो जाए, ये उसकी मेहनत पर डिपेंड होता है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई टीचर के स्टूडेंट को डांट रहा है तो समझ जाइए वो आपका वेल विशर है, आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, इसलिए वो डांट करके आपको पढ़ा रहा है, वरना कौन पूछता है पढ़ो या ना पढ़ो। इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया, दो बातें इसमें स्टूडेंट को फॉलो करें, एक बुक को दोस्त बनाइए, दूसरा टीचर की बात को फॉलो कीजिए। टीचर कहता है होमवर्क करके लाना, नहीं तो बहुत मारेंगे, तो आप उसको बना के लाएं कि ये सोच करके अरे टीचर कितना मारेगा, 2 डंडा 4 डंडा। अगर आपने खाली ये समझ लिया तो फिर आपने उसकी बात को समझ नहीं पाए। आपको वो मोटिवेट कर रहा है कि बना के लाना, नहीं तो मारेंगे, तो ये मार थोड़ा सा डर दिखा रहा है कि भाई मार ना पड़े, बना लो। और जब वो एक दिन मार के डर से बनाएगा तो फिर कुछ दिन उसके बाद दूसरे दिन फिर टारगेट दिया जाएगा, तो अब उसको बनाने में खुद से थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। यही इंटरेस्ट वो टीचर डालता है सज़ा दे करके, डरा करके, समझा करके, पनिशमेंट करके, हैं, कुछ उसको इंसल्ट करके, जिससे उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाए और वो अच्छा स्टूडेंट बन जाए। जैसे एनी, उनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन टीचर ने क्या दिया, मैथ का चार्ट नहीं दिया, कहा तुम्हें इससे लाना, बातों नहीं लड़की, बात करने वाले पे लिखो, तुम चैटर बॉक्स हो, तुम्हारे पास बात करने का ख़जाना है, बक्सा है पूरा, बात करो, निकालो अपने बक्से में से बातें। तो अब जाहिर बात है, उसको टास्क दिया गया तो कहा कैसे लिखेंगे, लेकिन एक दिन नहीं, एक दिन, 3 ऐसे टीचर ने दिया और तीनों दिन उसने लिख के दिखाया। घबराई नहीं, सॉरी नहीं कहा कि सर माफ़ कर दिया, अब नहीं मैं बात करूँगा। ये कहते हैं कि जो टास्क दिया जाता है, जो चैलेंज दिया जाता है, अगर आप अपने लाइफ में चैलेंज को सामना करेंगे तो श्योर एंड सर्टेन है कि आप कामयाब होंगे। इस चैप्टर में यही मैसेज दिया गया है। और इसके जब उन्होंने ये डायरी लिखी थी तो वो उस समय हिटलर जो था वो यहूदियों को ख़त्म कर रहा था, और वो भी यहूदी थी। इसी डर से उन्होंने उनके अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक रूम में 2 साल छिपी रहीं। The family went into the hearing in the just 1942 hidden rooms in her father Otto Frank's office building.
उनके पिता का एक ऑफिस था जो उस बिल्डिंग में वो 2 साल तक अपने फैमिली के साथ छुपी रही। After 2 years in the hearing, the group was betrayed and the transport in the consultation camp system where Annie died of typhoid in the Bergen-Belsen within days of her sister. और फिर उनकी वहीं डेथ हो गई टाइफाइड से। मार्गरेट फ्रैंक, हर फादर, ऑल्टो द ओनली survivor of the group, returned to Amsterdam after the war end. जब एंड हो गया, वार एंड हो गया, तब उनके पिता अपने घर एम्स्टर्डम वापस आए तो परिवार में सिर्फ वही बचे थे, बाकी दोनों बहनें मर गई थी, मदर मर गई थी। अब टू फाइंड द हर डायरी हैड बीन सेव्ड, अब उनके पास सिर्फ एक डायरी बची हुई थी। उन्होंने कहा कि डायरी क्या है, और जब कन्विंस्ड दैट इज यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। और उन्होंने डायरी को देखा और फिर जाकर के उन्होंने पब्लिशर के पास ले गए, इंग्लिश पब्लिशर, तो उसने देखा और द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक डायरी जवान लड़की की। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड द कॉर्नल्स देयर इवेंट्स ऑफ हर लाइफ। और उसमें इस डायरी में उन्होंने 13 साल की एनी ने अपने बर्थडे से लेकर के अपने जो घटनाएं हुई थी ज़िंदगी में उसको लिखा था उन्होंने। From 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely real books. और उनकी बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए। It was eventually translated from its original Dutch into many languages, and Dutch जो उनकी नेचुरल भाषा थी, ओरिजिनल डच में बोलती थी, और वो मैनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई, और द मोस्ट वाइडली रियल बुक्स, और बहुत ज़्यादा दुनिया में पढ़ने वाली ये रियल बुक पढ़ी गई। There also been several films, उन पर अनेक फिल्में बनी, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary, described as that work of a mature and insightful mind. The diary provides an immediate examination of the daily life under the Nazi occupation. और उन्होंने ये बताया कि इस डायरी में एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ, ज़िंदगी में रोज़ परीक्षाएं होती हैं, इंसान की रोज़ परीक्षाएं होती हैं, एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, इसमें उन्होंने बताया हर दिन इंसान अपनी परीक्षाओं से गुजरता है, और जो कामयाब हो जाता है वो खुश होता है, जो नाकामयाब हो जाता है वो कहता हमारे कुछ कमी हो गई थी इसलिए से नहीं। तो कहने का मतलब ये एक 13 साल की लड़की ने, जो कोई भी नॉलेज उम्र नहीं देखता है, ज्ञान देखता है, ज्ञान सर्वोपरि है। उम्र कितनी ही हो जाए, हो सकता है इंसान बहुत उम्र रखता हो लेकिन ज्ञान नहीं है, या बहुत कम उम्र है ज्ञान ज़्यादा है, तो बेस होता है ज्ञान। तो ये 13 साल की लड़की जो अभी खेलने की आयु थी, उसी 13 साल की आयु में उनका निधन भी हो गया, लेकिन उस 13 साल की छोटी सी आयु में उन्होंने ऐसी बातें लिखी जिससे दुनिया ने उन्हें पढ़ा, और उस पर कितनी फिल्में बनी, और जो यूपी बोर्ड इस डायरी को मैसेज दे रहा है कि स्टूडेंट के लिए कि वो इससे सबक लें और स्टूडेंट को
इस लेसन से ये सबक लेना चाहिए कि इंसान को एग्ज़ामिनेशन देना है, परीक्षा देना है, ज़िंदगी की परीक्षा है, स्कूल की परीक्षा है, क्लासरूम की परीक्षा है, कंपटीशन की परीक्षा है, सर्विस की परीक्षा है। ये रोज़ इंसान के सामने ऐसी आती हैं। अगर आप पढ़े होंगे, सही आपकी दोस्त बुक होगी जो आपको सही सजेशन देगी, तो आप कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगे और हमेशा कामयाब होंगे। यही इस कहानी का उद्देश्य है, यही सारांश है। इंसान दो स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि वो अपनी पुस्तकों को, अपने सब्जेक्ट पुस्तक को ज़रूर दोस्त बनाए और उसे सीखें और एजुकेशन हासिल करें और कामयाब हो ज़िंदगी में।